तो इसका मतलब हो गया आप इंडिया के जो फिटेस्ट बिजनेस लीडर्स हैं उनमें हैं। पहला प्रश्न था 5,000 करोड़ का। वो सर, जब सीएसआर इतना बज़वर्ड नहीं था तो मैं सीएसआर सेक्टर में आ गया था। तो वन स्टेज क्या है और इससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं? वन स्टेज अभी तो रीनेम हुआ साल 2 साल में। ये ओरिजिनली अब रजिस्टर्ड आल्सो, इज रजिस्टर्ड एज चैरिटीज एड फाउंडेशन। जैसे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ हो गया, आईएसएमएस हो गया, सीओपीसी हो गया। एनजीओज के अलग अलग ड्यू डिलिजेंस तो होता है, जैसे अभी आपने बताया। इसमें ना प्रॉब्लम हमारे सेक्टर में ही है। नमस्कार साथियों, आज मैं हूं दिल्ली में और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रत्युष पांडा जी, जो वन स्टेज ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं और बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हैं, बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारी बातें हम एनजीओ और सोशल सेक्टर और स्पेशली सीएसआर से जुड़े हुए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में सर, जहां पर मुझे पता चला कि आपने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी फंड मैनेज किया है। ये तो मतलब एक पूरा इंडस्ट्री आपने मैनेज करा है, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होगा। तो बहुत सारे सवाल हम आपसे करेंगे। एक चीज और मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप फिटेस्ट 40 अबव 40 है। तो इसका मतलब हो गया आप इंडिया के जो फिटेस्ट बिजनेस लीडर्स हैं उनमें हैं। तो ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे एक बार, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सीएसआर एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाट हमारे जो दर्शक अक्सर वीडियोस में देखते हैं। तो मैं आपका दूसरा सवाल का जवाब से शुरू करना चाहूंगा। फिटेस्ट 40 एवर 40 जो सीईओज हैं वो बिजनेस वर्ल्ड ने शुरू किया हुआ है इंडिया में। ये देखा गया कि इंडिया में जो बिजनेस लीडर्स हैं, मींस इंक्लूडिंग एनजीओज, कॉर्पोरेट लीडर्स, बाय द टाइम यू बिकम ए गुड लीडर, जब लीडरशिप रोल में आते हो आप अपना शरीर का ख्याल कम रखते हो, अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ध्यान इतना लगा देते हो कि लोग इधर चरमरा जाते हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने शुरू किया। अच्छा। और वो लिंक्डइन प्रोफाइल ये सब सारा देखते हुए कौन रनिंग करता है, कौन किस तरह से ही करता है, बड़े सीनियर लगे, वो मेरे को रीच आउट किया। पहले तो मैं तूल नहीं था, पता नहीं कोई जंक मेल होगा, स्मैम होगा। फिर मुझे फोन आ गया, सर ये है, ऐसा है, आप इस पर डिटेल भेजिए। तो मेरे डिटेल मांगे, प्रूफ मांगा गया। तो मैं हमेशा गारमिन वॉच पहनता हूँ, 15 साल हो गए। ये मेरा पूरा ट्रैक रखता है। तो आप रनिंग भी करते होंगे इसका मतलब? रनिंग, मैं मैराथन रनिंग वगैरह करता हूं। अच्छा, मैराथन रनिंग करते हैं? 50+ मैराथन कर चुका हूँ। 50 मैराथन 14 साल में। तो आप इतने जबरदस्त प्रोफाइल में हैं, रनिंग के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो आप? तो मैं बोलता हूँ सर, रोड हमेशा खुले रहता है 24 घंटे। अच्छा। जब टाइम मिला निकल लो, सबसे कम खर्चा होता है, बॉडी में जरूर टोल होता है। तो एक अच्छा सा शूज मिल गया आपको तो रन कर सकते हो, स्पीड। और यहाँ तो कंपटीशन विद इन है, हमको तो ओलंपिक में मेडल लेना है नहीं, तो स्पीड मैटर करता नहीं है। सुबह शाम रात दिन शहर कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहुत बढ़िया। तो कर लेते। तो फिर मैंने उनको डिटेल भेजा, प्रूफ मांगे, तो मैं बोला गार्मिन का 14 साल का हिस्ट्री दे दिया। जूरी बैठे, जूरी देखा, बोला आपका बीएमआई, आपका सारा चीज सब फिट। तो डिटेल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाया उन्होंने, सारा इतनी सारी सारा करवाया, सब को मैं सर भेजा उनको। एंड फिर टू माय सरप्राइज आई बिकम वन ऑफ द 40 लीडर्स एवर 40। ये अभी वो भी 14 साल रनिंग करने के बाद कोई मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही करते रहे, आप ऐसे ही करते रहे। कोई रिकॉग्नाइज किया। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ। कोई चीज आप निरंतर करें तो प्रभु कभी ना कभी आपके पास। एब्सोल्युटली, क्योंकि 14 साल से आपने ये तो सोचा नहीं था कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन यू रीच टू दैट लेवल। बहुत बढ़िया। और जो आप पहला प्रश्न था 5,000 करोड़ का, वो सर, जब सीएसआर इतना बज़वर्ड नहीं था तो मैं सीएसआर सेक्टर में आ गया था। जब मैं केयर इंडिया में होता था, छोड़ के 2006-07 में मैं एज ए मैनेजर सीएसआर कॉर्पोरेट सेक्टर में आया था। तो मेरे एनजीओ सेक्टर लोग बोलते थे, प्रत्युष पागल हो गया, तू कॉर्पोरेट कहाँ जा रहा है, गंदगी में घुस रहा है। जब 14 में बिल आया तब तक मैं पुराने जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर आईएस पायलट सर के टाइम में मीटिंग्स होती थी वीकेंड में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, डॉक्टर भास्कर चटर्जी बीच बीच हमको बुलाया करते। तो जो 20-21 जने का कोर कमेटी ऐसा बना के उसमें जाके हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। तो जब सीएसआर नहीं था, आप उससे पहले से? उस समय मैं कंट्रीब्यूट कर 2007 से 14। तो आपने तो एक तरह से पॉलिसी बनाने में, ड्राफ्ट बिल को ड्राफ्ट करने में, हर चीज में मैंने घुसा पड़ा है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जबकि मैं पूरे टीम में वन ऑफ द यंगेस्ट होता था।
तो आपने तो ये पूरा एक्ट का जो है उतार चढ़ाव देखा होगा, तो डीपी आपके से हिसाब से जब ये एक्ट आया था और आज 10-12 साल हो गए हैं, जी। तो क्या अंतर आया होगा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। अंतर ये क्या है कि सीएसआर में, सोशल वर्क में कॉर्पोरेट का सीरियसनेस तो आ गया। अभी कोई नहीं बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, अगले साल कर लूंगा। अभी तो हम नया फैक्ट्री लगा रहे, खर्चा ही खर्चा, क्यों करें? हमने सर को टैक्स दे दिया, क्यों करें? तो बाईपास भी, हाँ, बाईपास तो शॉर्टकट मिले तो टिपिकल इंडियन लाला कंपनीज वाला कुछ लोग का माइंडसेट होते हैं। हालांकि कुछ बहुत अच्छे इंडियन लाला कंपनीज में जो पहले से निरंतर अच्छे करते हैं, उनमें से आप आदित्य बिरला एज ए ग्रुप मान लीजिए, बहुत बढ़िया। बट बहुत लोग थे कि शॉर्टकट लेन में अगले साल देख लेंगे यार, इस बार कम कर दो यार, नहीं करो यार, ये चलता था। अभी वो नहीं रहा। तो एक तो सीरियसनेस आ गया। सेकंड, जो ऑलरेडी अच्छे करते थे वो दान दक्षिणा से बाहर आके स्ट्रेटेजिक सीएसआर में घुस गए। तो इम्पैक्ट में घुसना शुरू कर दिए लोग, ये सोच के कि क्या करें। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मैंडेट है, जैसा विकसित भारत बाय 2047 है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करें सोच पा रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। कुछ कॉर्पोरेट सोचते हैं कि मैं एसडीजी में क्या कंट्रीब्यूट किया, बहुत ही बढ़िया। उसमें सारे गोल्स नहीं, वो उसमें उसका टारगेट्स, उसके इंडिकेटर्स में तक वो मॉनिटर कर रहे हैं। टाटा ग्रुप से रिपोर्ट निकाल रही है हर साल की एसडीजी में उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, पूरा ग्रुप का। तो इनफैक्ट ये सब जो है, पहले एक ऐसे किसी का मन करा तो दान दे दिया, अब ये सब चीजें स्ट्रेटेजीज के साथ स्ट्रेटेजिकली लोग मूव कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप 10 साल बाद क्या देखते हैं सीएसआर का फ्यूचर? मैं तो 10 साल बाद देखता हूँ, अभी जो 35,000 करोड़ के आसपास बजट है, ये 200 करोड़ सीएसआर बजट में रहेगा। तो ये थोड़ा मेरे दर्शक को बता दीजिए। दर्शकों को मालूम होना चाहिए, 2035 तक लिख के रखिए। ये जो 35,000 करोड़, 33 से 35,000 करोड़ का सीएसआर एनुअल बजट इंडिया में है एनजीओस के लिए, मोस्टली वो 2 लाख करोड़ तक, 1.5 से 2 लाख के आसपास ही कहीं पहुंच जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर किसी का एनजीओस वर्ल्ड में ना एक एफसीआरए नहीं मिलना तो लोग दुखी होते थे। एफसीआरए कट हो गया तो बहुत दुखी, उससे ज्यादा तो मीडिया दुखी हो जाती थी। करेक्ट। मैं बोला सोने पे सुहागा है, ब्लेसिंग इन डेज गाइस। बहुत ही बढ़िया। आपका एफसीआरए कट हो गया, अपने आप को थैंक यू बोले, बहुत बड़ा हेडेक से बच जा रहे हैं। इसमें फोकस कीजिए। सीएसआर सेक्टर, इतने पैसा के लिए अच्छे एनजीओस तो चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे लोग तो चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो आप कतार में आगे खड़े रहेंगे। तो आप जो है, अभी जो नए लोग जो इस सेक्टर में आ रहे हैं, जो थोड़े से कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार हमारी कोई जान पहचान नहीं है, फलाना एनजीओ का तो सेटिंग है, कुछ तो डायरेक्टर से जान पहचान है, उन लोगों के लिए आई थिंक फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा। अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, वो आप खादी पहने या सूट पहने, अगर आपके पास ह्यूमिलिटी है, आपके पास गरीब के लिए डिग्निटी है मन में, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, पुअर शुड नॉट गेट पुअर सॉल्यूशन। गरीबों को वो चिंदी चोरी वाला काम मत पकड़ो। उनको खाना भी खिलाना है ना तो 5 स्टार खिलाइए। उनको घर भी बना के देना है ना, 3-4 स्टार से नीचे टाइल लगा हुआ घर दीजिए, सीमेंट वाला घर मत दीजिए। अगर ये सोच आप रखते हैं तो आप तो सेक्टर के लिए फिट हैं, और आगे चल के यही एनजीओस, यही प्रोफेशनल्स की बढ़ोतरी काफी ये ज्यादा रहेगी। और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम ला रहा है कि सिर्फ पैसा खर्चा करना अभी नहीं रहा। भैया पैसा खर्च के तो रिजल्ट कहाँ है वो भी दिखाओ। तो ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है, सरकार पूछ रही है, स्टेक होल्डर पूछ रहे हैं, शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं, छोटे शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं, इन्वेस्टर पूछ रहे हैं, तो कॉर्पोरेट बच के जाएंगे नहीं। और उसके लिए आप जैसे अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे एनजीओ की बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। और स्पेशली जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एनजीओस हैं, उनकी चाहिदा और बाजार में बढ़ते जाएगी। कॉर्पोरेट चाहते हैं हम उसी को पैसे दें, भले ही 10 करोड़ दें या 10 लाख दें, जो खुद से इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को दे दिया और वो किसी को आउटसोर्स कर रहा है। वो सिस्टम कॉर्पोरेट इंडिया को नहीं पसंद है। तो ये एक अच्छी बात और बताइए आपने। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो किसी मदर एनजीओ के साथ काम कर लें, तो मदर जैसा चक्कर खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे। नहीं, मदर जैसा चक्कर भी कुछ जगह में चलेंगे सर, कुछ जगह में चलेंगे। और ज्यादातर नहीं चलेंगे। 90% में मदर एनजीओ का कांसेप्ट नहीं चलेगा। अच्छा, वो क्योंकि डे टू डे अगर स्ट्रेटेजिक सीएसआर है तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो इंडिया में आज बहुत कम है, जो पैन इंडिया है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट आप देखेंगे तो बहुत क्वचित ऐसे एनजीओ हैं जिनको आप बोलो दिल्ली चलो काम कर देंगे। आप बोलो मेघालय चलो काम कर देंगे। आप चलो उनको बोलो चल साउथ कर्नाटका में काम करेंगे, वहां करेंगे। आप बोले उड़ीसा चलिए वहां करेंगे। ऐसे बहुत काम। अगर आप ऐसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन जाते हैं जिनका पैन इंडिया रीच है, स्ट्रेटेजिक सीएसआर में दिमाग है,
प्रोफेशनल टीम्स आपके पास, करेक्ट, डिजिटली एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के बैठे हुए हैं, चीज को मॉनिटर करके सीएसआर बोर्ड को अपने डैशबोर्ड में दिखा पा रहा है। अगला दशक आपका है। सुपर। तो एक शब्द आपने यूज करा एआई का जी, तो आपके हिसाब से एआई का क्या इम्पैक्ट आने वाला है? क्योंकि एआई को सुन के तो सब डर रहे हैं, पॉजिटिव साइड सुनना चाहते हैं हम। वो तो वही हुआ था सर, जब इंडिया में वो दी देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के समय में जब कंप्यूटर आया है, हाँ, तब सब डरे हुए थे, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन लीडर। वो तो रोड में बैलगाड़ी और क्या बोलते हैं खाता कॉपी लेके घुस गए थे पार्लियामेंट में, तभी डर था। जब डिजिटल आया तभी लोगों को डर घुसा। पेटीएम से लेके सोशल मीडिया, आधार आया, सोशल, तब भी मुश्किल चीजें, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। उसको आप तो मतलब फ्यूचर तो अच्छा ही है, नकार नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया। एआई में जो ढल गया, हाँ, वो उछल गया। वेरी गुड। एआई में जो ढल गया चल गया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। नहीं, बहुत ही अच्छी बात नहीं, अगर आप नहीं ढल पाए हाँ, तो आप रुकेंगे भी नहीं। समय इतनी फास्ट निकल जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप देखेंगे आज के दिन में बहुत ऐसे पुराने एनजीओ है, हाई इम्पैक्ट एनजीओ होते थे 10-20 साल पहले, आज वो सीएसआर के लिए दर भटकते हैं, तरस जाते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे एनजीओ देखे हैं सर, जहां पर उनके पास बहुत अच्छी बिल्डिंग है लेकिन उन्हें झाड़ू नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं किया। बहुत ही बढ़िया। खादी पहनना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन मानसिकता आपकी अगर नहीं बदलती है, आपको, आप कॉर्पोरेट से इसलिए पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो पॉल्यूटिंग है, एक्स से और वाई से लेंगे, तो कॉर्पोरेट भी बोलता है हमारे लिए भी आप अलग, अपने आप को अछूत मत बनाइए, आप अपने आप को एडवांस रखिए। बिल्कुल सही, क्योंकि दिन वही है। एक और शब्द आपने बीच में बोला, इम्पैक्ट जी। तो ये सीएसआर, इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी, नई नई कुछ तो चीजें चलती रहती हैं, जो स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज के छोटी जगह के एनजीओ है उनको बहुत डर लगता है इनसे। तो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करने इसमें हाँ बता रहा हूँ, इसमें डरने वाली कुछ बात नहीं। पहले बात तो जब ऐसे इंग्लिश शब्द आते हैं, जार्गन आते हैं ना, हाँ, उसको पहले बार घर आके ना पहले डिक्शनरी में देखिए कि इम्पैक्ट हिंदी में क्या कहता है, हाँ, या मैं तमिल हूं तो तमिल में क्या कहता है, सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है। आप देखेंगे ये सारा चीज हमारे जहन में है, इंडियंस के डीएनए में है। अच्छा, उसको आपको उभार के बाहर लाना है। अभी इम्पैक्ट क्या कहते हैं, आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बन गया, सब हो गया, अच्छा हो गया, दीज आर ऑल आउटकम्स, आउटपुट्स हैं। इम्पैक्ट आप क्या देखेंगे, मान लीजिए क्लास 10th में पिछले 10 साल तक इस स्कूल, एक्स स्कूल में 30% बच्चे फर्स्ट डिवीजन पाते थे। ठीक बात है। क्या वो उछल के 60% हुआ क्या? दैट इज द इम्पैक्ट। करेक्ट। क्या आपका मान लीजिए 10% बच्चे यहाँ इस गांव में ड्रॉप आउट होते थे स्कूल में, क्या वो खत्म हो गया? 99.5% तक पहुंच गया। बहुत ही बढ़िया, क्लियर इम्पैक्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब उसको आप ट्रांसफर कर अपने मदर टंग में समझना कोशिश करेंगे, आप देखेंगे आपको डीएनए। और सबसे बढ़िया, जो रूरल इंडिया में आज भी बंधा पड़ा है ना, वो ज्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे बजाय कि कोई सिटी बेस्ड लड़के। सस्टेनेबिलिटी वही है। जब हम गांव में रहते हैं तो हमारा नेट क्या बोलते हैं, प्लास्टिक एंड क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट, करेक्ट, बहुत कम होता है रेशियो। एब्सोल्युटली। जैसे हम रूरल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आते हैं, बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, शहरों में आके और बढ़ जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। टियर 2 में आते और बढ़ जाता है, दिल्ली मुंबई पहुंचते कुछ और बढ़ जाता है। तो गांव वाला तो ज्यादा रिलेट कर पाएगा सस्टेनेबिलिटी को हमसे ज्यादा। बस ये है कि हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उसको अपने लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। डरना नहीं है कोई चीज के, कोई जार्गन से। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, डरना नहीं है, सीखना पड़ेगा। सीख कर हम अच्छा काम कर सकते हैं। जो चीज डर लगता है उसमें आप अंदर घुसेंगे तो सीख जाएंगे। एक्सेलेंट। मैं आपसे पर्सनल संबंधित, आपकी ऑर्गेनाइजेशन संबंधित सवाल पूछना चाहता हूँ। वन स्टेज के बारे में हमने सुना है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत सारा आप पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो वन स्टेज क्या है और इससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा वन स्टेज के बारे में। वन स्टेज अभी तो रिनेम हुआ 1-2 साल में। ये ओरिजिनली अब रजिस्टर्ड आल्सो, इज रजिस्टर्ड एज चैरिटीज एड फाउंडेशन। ओके, कैफ यूके का जो हमारा ये है, उसका एक हम भी एक ग्लोबल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और वन स्टेज करने का मतलब यही था कि हम प्योरली अपने आप को इंडियनाइज करें। वन स्टेज वही है, तो आपने कॉमन लोगो देखा होगा हमारा लोगो में कि 3 लड़के बाउंड्री के बाहर देख रहे हैं अंदर क्रिकेट या फुटबॉल में। करेक्ट। एक उसमें से अपंग है, दिव्यांग है। करेक्ट। एक शॉर्ट हाइट है, ज्यादा मुस्टंड है, जो ऐसे देख रहे हैं। तो उसको भी छोटे वाले को स्टूल दिया गया है। वन स्टेज इज गिविंग
इक्वल प्लेटफॉर्म, लेवल प्लेइंग टू एवरीवन इन आवर कंट्री, वो कॉन्सेप्ट में इसको बनाया गया है। जो वन स्टेज पहले क्या करता था, ये छोटे एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग, फंड रेजिंग, मॉनिटरिंग, गवर्नेंस, इसमें काम करती थी। ठीक है। 2019-20 में जब एफसी एक्ट में ज्यादा एफसीआर फंड तब था 100% यू कैन से, लेकिन जब एफसी रूल में तब्दीली आया, भारत सरकार ने कहा कि अब आप रिसीव कर सकते हैं बट खर्चा भी आपको करना है। अच्छा, अगर आपको यूटिलाइज नहीं करना है तो आप रिसीव नहीं कर सकते। तो एक टर्निंग पॉइंट आया, और 2 साल पहले जब मैं भी यहाँ आया तो देखा हमारे यहाँ तकरीबन 10% डायरेक्ट रेमिटेंस है, 90% आउटसोर्सिंग है। Correct. वो भी मदर एनजीओ वाला काम भी अच्छा है। उसमें हम क्या करते हैं, आज भी हमारे चलता है, हजारों एनजीओ को हम कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट, उनका ड्यू डिलिजेंस करा के देते हैं। जो वन स्टेज का कैफ इंडिया का जो ग्लोबल ड्यू डिलिजेंस है, वो पाने के बाद आपको एफसीआर फंड मिलने का, क्योंकि हमारा जो डैशबोर्ड है पैन ग्लोब, उस जैसे हम ड्यू डिलिजेंस का आपका नंबर जाती है। अच्छा। अभी अमेरिका में बैठ के अगर किसी को खर्च करना है झारखंड में, मान लीजिए वेस्ट सिंहभूम में, वो वहां जाके देख लेता है कि कैप सर्टिफाइड कितने एनजीओ है, तो उनको डायरेक्ट फोन करता हूँ। हम भी नहीं है बीच में, कोई इसमें बिचौलियागिरी नहीं है, सीधा वहां तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप वन स्टेज का आप ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस क्वालिफाई करके क्या ग्लोबली बढ़ जाती है, खाली इंडिया में। अभी वो चीज हम सीएसआर वर्ल्ड के लिए इंडिया में करने की कोशिश नहीं, तो ये आप एनजीओ के लिए कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे? एनजीओ के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ग्लोब में। हाँ। अभी उसका एक टेलर मेड सीएसआर वर्ल्ड के लिए भी शुरू कर रहे हैं। सीएसआर मतलब कंपनीज के लिए? कंपनीज का ड्यू डिलिजेंस कैसे होगा? नहीं, कंपनी का ड्यू डिलिजेंस नहीं, एनजीओ ड्यू डिलिजेंस, सो दैट कंपनी देखते ही उनको समझ में आ गया अगर ये वन स्टेज के साथ काम कर रहे हैं, इसके मतलब इनका बेसिक ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो चुका है, ये लेवल से ऊपर है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन जो कंपनी को करना पड़ता है वो आप एलिमिनेट कर रहे हैं, करवा दे रहे हो, और एनजीओ पहले से ही रेडी है। वो मतलब ट्रैक में खड़ा है 100 मीटर दौड़ने के लिए, रेडी स्टेडी पोजीशन में आ चुका है। वेरी गुड। हम बोल रहे थे कि ये लड़के हैं जो आपको आगे जिता सकते हैं, हाई इम्पैक्ट एनजीओ। और छोटे छोटे एनजीओ किसका मतलब 25 लाख 30 लाख का भी सालाना बजट है, अप टू 1-2 करोड़। तो बड़े एनजीओ में हम नहीं जाते, बड़े एनजीओ तो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उनको क्या ज्यादा सपोर्ट, एनजीओ से जो 1000 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ उनको जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली हमारी सर्विस स्मॉल मीडियम साइज एनजीओ। तो ये आप सबके लिए जो आप देख रहे हैं, क्योंकि प्योर इंडिया ट्रस्ट का चैनल भी सर वही लोग देखते हैं जो एकदम ठेठ गांव में है। तो आप देखिए हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का हमारी सब्सिडियरी सीपीएफ, कोलैबोरेटिव फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन, सीपीएफ में। ये वेबसाइट है इसका? ये वेबसाइट भी है, या हमारे वन स्टेज के वेबसाइट भी आप मेल में डाल दीजिए। अच्छा, आपको हमारी टीम कनेक्ट करेगी, सारा प्रोसेस 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। नॉट नेसेसरी जितने अप्लाई करता है सबको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरीज है, फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या खामियां ये रेडी करके आइए, इंप्रूव करना है आपको। तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि मेरा गवर्नेंस कहाँ वीक है, मेरा सिस्टम प्रोसेसेस कहाँ वीक है। फिर हर हफ्ते आपको 1-2 मेल जाती है, पैन इंडिया जो भी आपको आरएफपी निकलता है, जो भी एफसी चीजें निकलता है, सब आपको मेल में जाता है। वेरी गुड। नॉट नेसेसरली सारे लोग उसमें एलिजिबल होंगे, आप देख सकते हैं मेल आया, हाँ इसमें मैं एलिजिबल हूँ, इसमें हम नहीं है, जिसमें एलिजिबल उसको अप्लाई कीजिए। वेरी गुड। तो आपको हर दिन जाकर ढूंढना नहीं है कहाँ आरएफपी निकला, कहाँ ग्रांटी डेट निकला, वो वन स्टेज से आपको बहुत ऐसे एनजीओ के लिए बहुत फायदेमंद है जो काम करने में बहुत ध्यान लगा के काम करते हैं, लेकिन फंड रेजिंग उनके पास है। दिन में 5 मिनट निकाल के अपना मेल बॉक्स देख लीजिए कि वन स्टेज से कुछ मेल आया क्या, मेल आया तो गौर से अंदर देख लीजिए। तो ये तो एनजीओ के लिए बहुत ही अच्छा इनपुट है आपकी तरफ से, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को वन स्टेज का हिस्सा बनना चाहिए, आपको ही बहुत ही बढ़िया। एब्सोल्युटली। एक और सवाल इसी से रिलेटेड है सर, मैं कई बार इस सवाल को पूछता हूँ, जैसे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ हो गया, आईएसएमएस हो गया, सीयूपीसी हो गया, ऐसे ही एनजीओ के अलग अलग ड्यू डिलिजेंस तो होता है। जैसे अभी आपने बताया, जैसे केयर का ड्यू डिलिजेंस है, क्रिसिल का है, गिव का है, बहुत सारे, और जैसे टाटा का है, कंपनीज अपना भी करते हैं। क्या ऐसा आपके हिसाब से होना चाहिए जहां पर एक स्टैंडर्ड बन जाए एनजीओ सेक्टर के लिए, और उसमें आप कोई उस स्टैंडर्ड को सब लोग फॉलो करें? वो इसमें ना प्रॉब्लम हमारे सेक्टर में ही है। अच्छा, आप देखिए दिल्ली में आपको सीआईआई दिखता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फीकी दिखता है, पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स दिखता है, बॉम्बे चले जाए तो बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स दिखता है। सही है। एनजीओ चैम्बर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं दिखता है? ये भी एक पॉइंट। कभी हमने एनजीओ जॉइंटली करके गवर्नमेंट को बोला है
कि हमको भी एक स्पेस दीजिए दिल्ली में, हम भी एक एनजीओ नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो एनजीओ जनरली आपस में मिलकर काम नहीं कर पाते। कोलैबोरेशन हमारे एनजीओ सेक्टर में बहुत वीक है, सीरियसली। बट ये संभव है कि नहीं ये बताइए? ह्यूमनली पॉसिबल है। हमने बीच में बात किया होता, हमारे साथ गूंज से अंशु गुप्ता जी ने भी इस बात आईएसडीएम फोरम में लास्ट ईयर ही या लास्ट टू लास्ट ईयर बात करवाई थी, क्यों नहीं हम लोग सब मिल के गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हम किसके लिए करते हैं? कम्युनिटी के लिए करते हैं। कम्युनिटी के लिए करते हैं, खुद के लिए कहाँ कर पाते हैं हम लोग? बिल्कुल सही। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिसको कुछ भी नाम दे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सोसाइटीज, कुछ भी एनपीओ करके करवा दीजिए, जो फिकी सीआई वो इंस्टीट्यूट खड़ी होगी ना, ये जो चीज आप बोल रहे ये पूछना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक स्ट्रीमलाइन होता जाएगा। तो ये एनजीओस के लिए इनपुट है दूसरा आपकी तरफ से कि हम सब मिलकर काम करेंगे, तो हमारी अपना एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं नेशनल लेवल में। उसमें आप एनजीओ हो तो बाय वर्च्यू आप उसमें मेंबर होते हो, एक छोटा सा फी देते हो, और उसी पैसे से ये सारे स्टैंडर्ड्स बनेगा, और वो जब बनेगा सारे लोगों पर वो सारे लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और पॉलिसी हम लोग बनाने में इनपुट दे सकते हैं, कर पाएंगे। जैसा अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, वो सीएसआर को कैसे बुक करना है उन्होंने किताब लिख दिया। अरे वाह, वेरी गुड। सरकार ने पॉलिसी बनाई सीएसआर पे, उसके बाद में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जो है यहाँ पे आईसीआई, अपने बाइबल बना के रख दिया, एक वेदा बना के रख दिया। सारे सीए जहां जिस कंपनी में तो वो उसी हिसाब से सीएसआर को बुकिंग करते हैं। तो क्या हो गया, पैन इंडिया बुकिंग एक तरह से स्टैंडर्ड सेट हो गया। एक्सीलेंट, क्योंकि उनका ये बहुत ही अच्छा इनपुट है। आई थिंक हम सबको काम करना चाहिए, और इस पर अगर इनपुट रहेगा तो हम इसमें आपकी हेल्प भी लेंगे। एकदम मोस्ट बताइए।